आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। जैसे कि आपको याद होगा, पिछली लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, नेशनल ग्रेजुएट्स फोरम और कई मुंबई और महाराष्ट्र की तंजीमों ने एक मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि मुंबई और महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी के अंदर जो घटक दल शामिल है, इंडिया आघाड़ी में जो घटक दल शामिल है, वो मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे। और ये मूवमेंट मीडिया के जरिए और ईमेल के जरिए हमने तमाम महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के जितने भी सुप्रीमो है वहाँ तक ये बात हमने पहुँचाई थी। और आपको याद होगा कि बॉम्बे के तारीखी खिलाफत हाउस में, भाईगल्ला में, हमने पब्लिक का, मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी का और इनके लीडरों का एक कन्वेंशन भी रखा था। वो भी मीडिया के जरिए आपके सामने आया होगा, जिसमें हमने 4 डिमांड्स की थी। वो डिमांड जो है 1947 वर्शिप एक्ट, आप मानते हो या नहीं मानते हो, और 5% मुसलमानों को जो रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने तस्लीम किया था, वो आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। और तीसरी बात हमारी ये थी कि आप जीतने के बाद आपके नुमाइंदे बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और सबसे अहम जो आज का भी सब्जेक्ट वही है कि आप कितने मुसलमानों को पार्लियामेंट की आप सीट दे रहे हो, क्योंकि हमने जो डेटा निकाला था उसमें हमें ये पता चला था, फर्स्ट फेज में मैंने और दफेदार साहब ने उस प्रेस को अटेंड किया था कि एक भी मुसलमान को इन्होंने सेकंड फेज तक अनाउंसमेंट नहीं किया था। और उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ हमारा, और आगे चलकर हमने देखा कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारे देश के लगभग 21 ऐसे स्टेट थे जिसके अंदर एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उन्होंने टिकट नहीं दी थी। और आने वाले वक्तों में विधानसभा का इलेक्शन हमारे सामने है, इसलिए इस मूवमेंट को आपके जरिए पूरे महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। मुस्लिम समाजाला, मुस्लिम कम्युनिटीला आयडेंटिफाय करून टार्गेट करण्याचं काम प्रत्येक अँगलने प्रत्येक स्तरावरती होतं, राजकीय, सामाजिक आणि प्रत्येक स्तरावरती, कल्चरल स्तरावरती। म्हणजे आपण अनेक उदाहरण घेऊ शकतो। आता रिसेंटली विशाळगड गजापूरमध्ये झालेलं प्रकरण, मी त्यातला याचिकाकर्ता आहे, त्यामध्ये मी ते प्रकरण हाताळतोय म्हणून मी सांगू शकतो की ज्या गोष्टी पुढे आलेल्या नाही त्या अतिशय भयावह आहे। कुशेसावळीचं प्रकरण असेल, लक्षतीर्थ हेरले प्रकरण असेल, एकदम रिसेंट रामगिरीने केलेलं वक्तव्य असेल, म्हणजे एक व्यक्ती जो इस्लामच्या तारीफे करायचा, तो व्यक्ती अचानक असे वक्तव्य करायला लागतो की महाराष्ट्रावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होतं। आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री त्याच्याच मंचावर पुढल्या दिवशी जातात आणि म्हणतात की ते त्यांचे गुरु आहेत आणि त्यांच्या विचाराने महाराष्ट्र चालला। हे किती भयानक आहे की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला आहे की महाराष्ट्र किंवा भारत त्यांच्या गुरुच्या विचाराने नाही, भारताच्या संविधानानुसार चालतो। म्हणून हे जे सर्व प्रकरण आहे यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते की मुस्लिम समाजाला आयडेंटिफाय करून टार्गेट करण्याचं काम जर सुरू असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये जो मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक प्रक्रियेमध्ये, वोट करण्याच्या लोकतांत्रिक प्रक्रियेमध्ये एवढा चांगला सक्रिय सहभाग घेतो, एवढ्या चांगल्या नंबरनी मतदान करतो, संपत आलेले किंवा कोऑप झालेले किंवा चोरीला गेलेले, तुम्ही जे काही टर्मोलॉजी द्या, परंतु जे अनरेकग्नाइज झालेत असे पक्ष, ज्यांचं अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह आहे, असे पक्ष आपल्या मतदानाने पुन्हा उभा करू शकतो असा मुस्लिम समाज, ज्या मुस्लिम समाजावरती प्रामुख्याने देशाचं संविधान वाचवायची जबाबदारी तुम्ही टाकता, तो मुस्लिम समाज, त्या मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची गोष्ट ज्यावेळेस येते तर ती कुठे आहे? लोकसभेत 0 आणि विधान परिषदेत ही 0 सवाल। म्हणून आता आणि मुस्लिम समाजाने मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आमची ताकद काय आहे ती दाखवून दिलेली आहे। जमीन दोस्त झालेले पक्ष आम्ही रिवाइव केलेले आहे। मग अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला टेकन फॉर ग्रँटेड घ्यायची गरज नाही, आम्हाला गृहीत धरलं जाऊ नये। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्या महाराष्ट्रामध्ये 65 पेक्षा जास्त विधानसभा मध्ये निर्णायक मतदार हा मुस्लिम आहे, अशा परिस्थितीमध्ये किमान मुस्लिम समाजाच्या जनसंख्येनुसार
म्हणजे 15%. आमचं मत आहे 15%, कुणाचं 18 असू शकतं, कुणाचं 13 असू शकतं. जे काही असेल लोकसंख्या टक्केवारीनुसार किमान मुस्लिम समाजाला कॅन्डिडेचर देण्यात यावं या मागणीसाठी आम्ही हा सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट हा कॉलिशन म्हणून आम्ही पुढे येतो. या फ्रंटमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तहरीके उलेमा हिंदचे सदर इथं बसलेले आहेत, सर्व राजकीय संघटना, सर्व धर्मगुरू, उलेमा इकराम सर्वजण जुळत आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातनं मुस्लिम समाजाची एक आवाज आहे, मुस्लिम समाजाचं एक म्हणणं आहे की इट्स हाय टाईम, आता आमच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल चर्चा झाली पाहिजे आणि आम्हाला प्रतिनिधित्व येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळालं पाहिजे. त्या संदर्भात आम्ही सर्व पक्षांची चर्चा करत आहोत. महाविकास आघाडीशी आम्ही पत्रव्यवहार केला, त्यांच्याशी डायलॉग एका प्रकारचा आम्ही डायलॉग एस्टॅब्लिश करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे, डायलॉग सुरू आहे. महाविकास आघाडीचे तिन्ही जे प्रमुख नेते आहेत, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे असतील, काँग्रेसचे नाना पटोले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार साहेब, आम्ही तिघांनाही आमचा पत्रव्यवहार झालेला आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांच्या पक्षातल्या लोकांशी आम्ही डायलॉग करतो. परंतु आमचे एक गोष्ट खूप स्पष्ट आहे की या चर्चेमध्ये इफ्तार पार्टी नसावी. म्हणजे आमचे सहकारी जे अल्पसंख्याक सेलमध्ये काम करतात त्यांनी आणि आम्ही चर्चा करायची, एका पद्धतीने टेबल टेनिस खेळून परत घरी गेल्यासारखा. त्यामुळे निर्णयक्षम नेतृत्वाशी आम्ही कुठेही कसलीही चर्चा करायला तयार आहोत. आमचं अजिबात असं म्हणणं नाही की या व्यक्तीला उमेदवारी मिळावी किंवा असं असावं, परंतु आमच्या मुस्लिम समाजाच्या उमेदवारीबद्दल राजकीय पटलावरती सविस्तर चर्चा व्हावी आणि त्यातून योग्य मार्ग निघावा या भूमिकेतनं आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर येणाऱ्या 30 ऑगस्टपासून एक यात्रा आयोजित करतो. येणाऱ्या 30 ऑगस्टपासून कोल्हापूरमधून जी आम्ही ही यात्रा सुरू करत आहोत, जी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि प्रत्येक शहरामध्ये जाईल, ज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबर आणि धर्मगुरूंबरोबर, धार्मिक संघटनांबरोबर सर्वजण आम्ही महाराष्ट्रभर एकत्र बसू आणि कुठे आणि कसं आमचं पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन येणाऱ्या विधानसभामध्ये असलं पाहिजे ते आम्ही समाज म्हणून ठरवू. आणि या प्रक्रियेमध्ये आमची अपेक्षा आहे की सर्व पक्षीय नेते जसे जुळत आहेत तसे हे मेन स्ट्रीम काही पक्षाचे जे नेते आहेत त्यांनी सुद्धा त्याला सक्रिय आणि एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स द्यावा, जेणेकरून आम्ही समजू शकतो लोकसभेला 48 जागा होत्या, त्यामध्ये एक लार्जर ॲस्पेक्ट होता, संविधान वाचवायची जबाबदारी होती, ती आम्हीच खांद्यावरती घेतली, ती आम्ही पार पाडली, चांगल्या पद्धतीने मतदान केलं आणि त्या पद्धतीचं यश हे लपलेलं नाही, त्या पद्धतीचं यश ही महाविकास आघाडीला मिळालं. एवढे सगळे ऑब्स्टॅकल्स असताना पक्ष किंवा पक्ष संघटना पूर्णपणे निष्क्रिय किंवा एका बाजूला त्याच्यावरती हल्ला असताना सुद्धा समाज म्हणून आमची ताकद आम्ही दाखवली. आणि आता आमच्या येणाऱ्या या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाला त्या पद्धतीचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. 65 मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहेत, 15 आहेत, त्या लोकसंख्येनुसार किमान 15% कॅन्डिडेचर हे मुस्लिम समाजाचं असावं. ते कशा पद्धतीने असेल, त्याचं काय स्वरूप असेल त्याच्यावरती चर्चा होऊ शकते, त्याच्यावरती चर्चेतनं मार्ग काढून ते ठरवलं जाऊ शकतं. पण हा विषय समाजाचा ज्वलंत आणि प्रत्येक शहरात प्रत्येक गली मोहल्ल्यामध्ये घराघरात मुस्लिम समाजाची आता लोकसभेनंतर ही मागणी आहे आणि ती मागणी आम्ही राजकीय पटलावरती संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरून नक्की आणत आहोत. जे पत्रव्यवहार झाले त्यातनं ज्या पद्धतीचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स अपेक्षित आहे समाज म्हणून, त्या पद्धतीचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स अजून आम्हाला भेटत नाही, त्या पद्धतीची चर्चा अजून होत नाही. जी स्पष्ट चर्चा झाली पाहिजे या रास्त मागणीवरती त्या पद्धतीची चर्चा अजून झाली नाही. परंतु आम्ही अपेक्षा ठेवतो की येणाऱ्या काळामध्ये ही चर्चा पॉझिटिव्ह स्तरावरती जाईल आणि यातनं पॉझिटिव्ह आउटकम निघेल अशी आम्ही अपेक्षा ठेवतो. दफेदार मुख्तसरन अल्फाज में मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया.
पिछली मर्तबा लोकसभा में और इस मर्तबा अपनी लोकसभा में और इस तरह लोकसभा में, और राज्यसभा पर भी एक भी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं किया। फिर पूरे देश का सिनारियो अगर आप देखें तो बहुत ही तेजी के साथ जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि मुस्लिम मुक्त संसद हो तो मैं समझता हूं कि इस तरह का विचार इस देश को कमजोर करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को सत्यानाश करने के लिए और इस देश का संविधान मिटाने की एक गहरी साजिश है। हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2024 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, राष्ट्रवादी शरद पवार है, भारतीय जनता पार्टी है और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है। ये मेजर पार्टीज जिसको हम महायुति और महाविकास आघाड़ी कहते हैं, किसी ने भी एक टिकट मुस्लिम को नहीं दिया। ऑन एवरेज महाराष्ट्र में 13 से 15% मुस्लिम्स की आबादी है। आमतौर से जो मुस्लिम समाज है ये बाय बर्थ सेक्युलर होता है, बाय बर्थ ये नेशनलिस्ट होता है। हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम सेक्युलर हैं या राष्ट्रवादी हैं। इस देश में किसी भी राष्ट्रीय पक्ष से, किसी भी संगठन से ज्यादा हम राष्ट्र प्रेमी भी हैं, सेक्युलर भी हैं और इसका सबूत हम हमारी कृतियों से देते हैं, फुटकर घोषणाबाजी से नहीं देते। आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में जो बुनियादी चीज ये है, जिस तरह से पार्लियामेंट में संविधान बचाने की बात चल रही थी, तो ठीक उसी तरह से अब इस महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के लिए जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इंक्लूडिंग शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, महायुति और महाविकास आघाड़ी, लोक संख्या के हिसाब से मुसलमानों को टिकट देना ही चाहिए। और ये क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए कि अगर हम इनको देंगे तो हार जाएंगे। अगर इस तरह की बात होती है कि लोक संख्या के हिसाब से टिकट नहीं दी गई, न महाविकास आघाड़ी की तरफ से या महायुति की जानिब से, अब अगस्त खत्म होने में है, इलेक्शन से पहले पहले पूरे महाराष्ट्र में हम क्या कर सकते हैं, टिकट दी गई तो क्या करना चाहिए और टिकट अगर नहीं दी गई तो क्या करना चाहिए। इसी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे महाराष्ट्र के जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं, समविचारी संगठन हैं, उनको लेकर एक जाहिर घोषणा पत्र हम जाहिर करेंगे। किसको किसको गिराना है, कहां कहां गिराना है, किसको किसको जिताना है, ये हम ऐलान करके गिराएंगे और ऐलान करके जिताएंगे भी। ऐसा नहीं होगा कि आप टिकट फिर भी नहीं देंगे तो हम खामोश रहेंगे कि चलो इनको ही जिताएंगे। म्हणून कोणत्याही राजकीय पक्षाने आम्हाला गृहीत धरू नये, झक मारून आम्हालाच मतं देतील जातील कुठे, हे या प्रत्येक पक्षाने डोक्यातून काढून घ्यावे। 17 तारखेला लातूर येथे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कमीत कमी 100 पेक्षा अधिक सामाजिक संस्था संघटनांची एक व्यापक महाराष्ट्र पातळीवर राज्य अधिवेशन झालं। अनेक पक्षांचे लोक देखील त्यात सामील होते। विशेष करून त्यात एकच मुद्दा महत्त्वाचा चर्चेला गेला की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत
जर या महत्वाच्या मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीजनी जर लोकसंख्येप्रमाणे उमेदवार दिले नाही तर काय करायचे, हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. आम्ही आज तुम्ही टक्केवारीनुसार लोकसंख्येप्रमाणे तुम्ही तिकिटे द्या म्हणून आम्ही मागणी करीत आहोत. समजा उद्या त्यांनी दिलंच नाही, शक्यता याचीच अधिक आहे की आम्ही नेहमीप्रमाणे मागणी करीत असतो आणि कोणीही देत नाही. पण कोणीही देत नाही म्हणून पुढे काय, हा अतिशय जिगरीचा आणि महत्वाचा प्रश्न असतो. नाही दिलं तर तुम्ही काय करणार, त्याच्या देखील बाबतीत गांभीर्याने विचार चालू आहे. कोणकोणत्या मतदारसंघात आम्ही कुणाला पाडू शकतो आणि कुणाला निवडून आणू शकतो या संबंधित सविस्तर डेटा आमच्याकडे गोळा झालेला आहे. आणखी कोणत्या पद्धतीने काय करायचं या संबंधी विचार विनिमय चालू आहे. त्याची आखणी करून विधानसभेच्या जेव्हा तारखा जाहीर होतील, उमेदवार जाहीर होतील, त्याच वेळेस आम्ही देखील नेमकं आम्ही कोणती भूमिका बजावणार आहोत या संबंधी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही आमचा कार्यक्रम जाहीर करू. बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं जो आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम ने अपने आप को जिताने से ज्यादा किसी को हराने के लिए वोट किए, और उसके बदले में हमको गुज़िश्ता मर्तबा 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई. जो फसादात हुए वो हमारे सामने हैं, और विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद की गई. अब आप सोच सकते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है और कहां जा रहा है, और हम अपने मुल्क को ताकतवर और मजबूत नहीं बना सकते अगर किसी एक कम्युनिटी को या कौम को हम पॉलिटिकली तरफ साइड करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. लेकिन आज हमारे स्टेट में और हमारे मुल्क में यही हो रहा है. हमारी मांग महाविकास आघाड़ी से अफरोज भाई ने और सभी मुअज़्ज़िज़ीन ने मेल भेजकर हमने मुलाकात करने की कोशिश की थी. अभी कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन हमारी बात यही रहेगी कि 15% के हिसाब से मुसलमानों को आने वाले विधानसभा इलेक्शन में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि मसाजिद हो, दरगाहें हो, वक्फ हो, या हम अपने प्रॉब्लम्स और मसाइल हो उसको अच्छे तरीके से हल कर सकें. जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से. अभी बात करते हुए बहुत अच्छी बात सुनने को मिली. आप ये मत समझिए कि आप वोट नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये झक मार कर हमारे पास ही आएंगे. ये खाम ख्याली जहन से निकाल देना चाहिए. मामू मरेंगे, बकरा काटेंगे और बिरयानी खाएंगे, ये नहीं चलने वाला है. ये अब तक चला ठीक है. किसी कहने वाले ने कहा था कि दोस्ती का बढ़ाए हुए हाथ हैं हम. अगर आप हाथ बढ़ाते हैं और नुमाइंदगी देते हैं और सीरियस लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा. नहीं तो कानून हमारे लिए भी वही है बाबा साहेब अम्बेडकर का, और आपके लिए भी वही है, हम उसको यूज करना जानते हैं. दोस्ती का बढ़ाए हुए हाथ हैं हम. तू भी अगर हाथ बढ़ा दे तो तेरे साथ हैं, लेकिन शर्त यह है कि हाथ बढ़ना चाहिए. वो हाथ नहीं बढ़ना चाहिए कि सिर्फ आप हाथ वोटिंग के लिए बढ़ाओ और सत्ता में और कुर्सी पे हम जाकर बैठेंगे और तुम्हारी मुकद्दर के फैसले हम करेंगे. ये बात होने वाली नहीं है. अभी यहां पर तस्करा आया कि इसी बात को लेकर 17 तारीख को लातूर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था. वहां पर स्टेट के अक्सर लोग जमा थे, पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग आए थे. उसमें भी आरक्षण संरक्षण इसी मुद्दे को उठाया गया था, और हम भी इसी को लेकर आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है. उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और महाविकास आघाड़ी से हम लोग इस बात की उम्मीद करेंगे कि इस मसले को सीरियस लेकर वो लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को जो 15% है
इसके फीसद के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी देंगे और इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। और अगर वहां से कोई जवाब नेगेटिव आता है तो उसके बारे में भी हम कुछ फैसला करने के बजाय ये सेकुलरवादी मुस्लिम फ्रंट बनाया गया है। 30 और 31 तारीख से हम पब्लिक के दरमियान जाएंगे पूरे महाराष्ट्र भर में, और पब्लिक का क्या विचार है, क्या नजरिया है, क्या सोच है, इसको हम सुनेंगे। और इसको सुनते हुए पूरे पब्लिक के जहन को सामने रखते हुए कोई एक फैसला करेंगे जिसकी इत्तला आपको भी दी जाएगी और आप उसको अपने सोशल मीडिया के जरिए से जनता को आप उसकी इत्तला करेंगे। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता